काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो जॉब को डिफेम करते हैं, अरे साल का 3 लाख कमाओगे, हम उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, वो खुद लॉस में है, 1 लाख रुपीज़ का लॉस है, तो उनसे भी गए गुजरे हुए। जब 7,600 निफ्टी आ गई थी, 6,000 की निफ्टी भी 1% पे बिक रही थी। 1% मतलब 60 रुपये प्रीमियम आपको मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति चार्ट देखता है वो ब्रेकआउट हुआ तो सोचता है बस मैंने लिया तो यूं भागेगा। तो एक चीज मान लो, जो चीज आपने और मैंने लिया वो यूं नहीं भागेगी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हाय सर, मेरा नाम प्रतीक साहनी है एंड मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ एंड हेजिंग करता हूँ उसमें। सो अभी buying मतलब सेलिंग करके करते हो? सेलिंग के अंदर हेजिंग करता हूँ, आयरन फ्लाई एंड ऑल, जैसे सर ने बात करी, तो मैं वो स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ। मेरे को 3 साल हो गए, 2 साल मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया एंड मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बता दूँ तो पब्लिकली मैंने डिस्क्लोज भी किया, तो उस चीज़ का प्राउड है। बट अभी मैंने रिसेंटली प्रॉफिट्स बनाना स्टार्ट किया, तो शायद मुझे उस चीज़ का प्राउड नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। अभी तक तो इट इज़ शोइंग मी द ग्रीन रिपोर्ट, है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी न्यूबी लोग आ रहे हैं स्पेसिफिक इन ऑप्शन ट्रेडिंग और कोई इक्विटी में नहीं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर आ रहे हैं, तो पीपल से ऑप्शन बाइंग गलत है, ऑप्शन बाइंग में लॉसेज हो रहे हैं एंड ऑल। सेकंड चीज़, ऑप्शन सेलिंग की जब हम बात करते हैं तो लोग एक थ्योरेटिकल फिनोमिना लेते हैं कि जिसमें अनलिमिटेड रिस्क है, नहीं हम ये नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद कई लोगों को फंड्स का भी इशू है। अब बात आती है हेजिंग की, हेजिंग इतना इसको अभी एक्सपोजर नहीं मिला है रिटेल सेगमेंट में, आई नो। तो एक जो न्यूबी इंसान है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करे जा रहा है, इतने नेगेटिव P&L चले जा रहे हैं और इतना भी नहीं कमा रहा, मैंने देखा है काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो जॉब को डिफेम करते हैं, अरे साल का 3 लाख कमाओगे, हम उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, वो खुद लॉस में है, 1 लाख रुपीज़ का लॉस है, तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। तो ये कैसे कमा पाए एट द एंड? कौन सी एक ऐसी चीज़ है इन लोगों को करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में टू सक्सीड इन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्यों है? भाई मैं चलिए देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग करो। और सारे ऑप्शन ट्रेडर से मेरी गुजारिश है कि ना वो ट्रेड स्विफ्ट के अंदर अकाउंट खोले। ऑप्शन ट्रेडर कमाए ना कमाए, हमारा दोस्त तो कमाएगा यार। देखिए, नेकेड ऑप्शंस में करने से मैं तो ये बोलता हूँ कि वो आदमी नेकेड हो जाता है। हम तो ये बोलते हैं नेकेड ऑप्शन, आप सीखिए, कोई भी काम करे उसके पहले सीखना पड़ेगा। मुझे गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, यहाँ लग गया। मुझे राइट मेंटोर और कंसल्टेंट मेरे को नहीं मिला, मैं गलत डॉक्टर के पास गया तो मेरे ये दाग रह गया। तो आपको हर चीज सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। आप ऑप्शंस कर रहे हैं, मैंने भी 2017 में एक बार पूरा अपने आप को वो किया, क्या बोलते हैं उसको, रिफर्बिश किया। फंडामेंटल्स पूरा सीखा, टेक्निकल्स पूरा सीखा और ऑप्शंस पूरा सीखा। ऑप्शन सीखने के बाद ये लगा, और बहुत हाई प्रोफाइल कोर्स करके आया, ये समझ में आया कि ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, या जो मैं कर रहा था वो गलत है। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, और आजकल एल्गोज आ गए हैं, आजकल कई स्ट्रैटेजीज आ गए हैं, ह्यूमनली कई चीजें कर रहे हैं लोग बाग, तो वो इतना इजी नहीं है। इसमें मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो जो जैन साहब ने कहा कि भाई देखिए क्या है, नथिंग इज परमानेंट। तो जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है वो जरूरी नहीं है कि 5 महीने बाद भी आपको सेम रिटर्न्स दे या 1 साल बाद भी दे। और ये स्ट्रैटेजी की जो डेथ का, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत फास्ट हो गई, क्योंकि इतनी एल्गोज लग गई हैं, इतने लोग एल्गोज में इन्वॉल्व हो गए। तो उस वजह से जो स्ट्रैटेजी पहले सालों साल रिटर्न देती रहती थी, अब वो हाल नहीं है। तो पहली चीज़, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। दूसरी चीज़ है, हर रिटेल इन्वेस्टर जो कि ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उसको ठंडे मन से सोचना चाहिए, क्या उसको ऑप्शन में वाकई में रिटर्न्स आए। अगर ऑप्शन में रिटर्न्स आए हैं तो क्या वो उसको कर पाएगा आगे, उस तरह का रिस्क उसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसका एक सेल्फ असेसमेंट कीजिए, उसके बाद ऑप्शंस में काम कीजिए। ऑप्शंस पे कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता है, लेवरेज देता है, आपको बहुत तरह की प्लास्टिसिटी होती है ऑप्शन में, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज़ मेंट फॉर यू और नॉट। और दूसरी बात, आपने जो पूछा कि भाई क्या खरीदना अच्छा है या बेचना अच्छा है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ये जेनरिक एक बहुत जनरलाइजेशन इज़ नॉट राइट। ऑप्शन बाइंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें पैसा बनाए। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें पैसा बनाए। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ऑप्शन बेच के बहुत पैसा कमाया है, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ऑप्शन खरीद के कमाया है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। पहले ये सोचिए, डू यू रियली नीड टू टेक दैट रिस्क एंड द मेंटल स्ट्रेस इन्वॉल्व, वो आप सोचिए। छोटा सा क्वेश्चन और है, थैंक यू सो मच, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो आपने बताया ऑप्शन बाइंग सेलिंग को। हम अभी तक मैं काफ़ी इसको कैटेगराइज करके बैठ चुका था, नहीं बाइंग में बनता ही नहीं है। नहीं, बाइंग में अभी विक्स देखिए ना आप, अभी विक्स 12-13 के विक्स पे ऑप्शन बाइंग कैन नॉट बी अ रॉन्ग थिंग, मे नॉट बी अ रॉन्ग थिंग। ऑप्शन सेलिंग में ब्याज ही नहीं मिलता अभी। ऑप्शन सेलर हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स हम देखते हैं। और 86 का जब विक्स था तो उस टाइम पे आप कोई भी चीज बेचते तो आपको पता 6000 की निफ्टी, जब 7,600 निफ्टी आ गई थी, 6,000 की निफ्टी भी 1% पे बिक रही थी। 1% मतलब 60 रुपये प्रीमियम आपको मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हर समझो इवॉल्व करना पड़ता, आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज ये नहीं कि मेरे को उन्होंने ऐसा सिखाया तो मैं यही करूंगा। सो यू हैव टू एक्चुअली लॉजिकली अंडरस्टैंड एवरीथिंग,
कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, second and एंड last- जनरलाइज नहीं करे कोई भी चीज। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बिफोर दैट आई पूरा सेशन का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा है क्या? सेकंड एंड लास्ट अच्छा ठीक। तो आई लव सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हु आर इन्फ्लुएंसर्स टू यू, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड चीज़ ये है कि जो इन्फ्लुएंसर है, अगर मैंने म्यूचुअल फंड की एड में कोई सेलिब्रिटी देखा है तो क्या मैं उसको इन्फ्लुएंसर बोलूँ या सेलेब बोलूँ? प्लस अगर कोई दिल्ली का बंदा रहता है तो डेलाइट क्या कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड है? तो हु आर इन्फ्लुएंसर्स टू यू, पहली चीज़। सेकंड चीज़, सर आपने एक बहुत अच्छी बात करी मेंटोर वाली, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक राइट मेंटोर होना चाहिए। बट आई हैव सीन काफ़ी सारे, अब जैसे आप मीडिया हाउसेज भी हैं, ठीक है, वन ऑफ द मीडिया हाउसेज में वहाँ हमने सोचा कि कोर्स जो लोग हम कोर्स खरीदते हैं या जो हमसे सीख रहे हैं, दे आर रॉन्ग, बट दे हिमसेल्फ आर सेलिंग द कोर्स। आई नॉट नेम इट, बट वो हिमसेल्फ ही वो लोग खुद कोर्स बेच रहे थे। तो ये इन्फ्लुएंसर है क्या? और अगर कोई इन्फ्लुएंसर वर्ड है तो डेफिनेटली वी आर रेडी, हम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंसर कन्वर्ट होने के लिए रेडी हैं, हम एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। बट क्या कोई एग्जाम, अभी तक कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो इन्फ्लुएंसर है क्या? कोई डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। भाई देखिए, ये सेमेंटिक्स का इशू नहीं है कि इन्फ्लुएंसर सही है फिन इन्फ्लुएंसर सही है। जो फाइनेंस का कंटेंट बना रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, उन्हें फिन इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। तो ऐसा कोई डेरोगेटरी टर्म नहीं है। लेकिन देखिए क्या है कि कई चीज़ें जो गलत तरह से रिप्रेजेंट हुई या कई चीज़ों के लिए गलत तरह से मोटिवेट करते हैं कुछ लोग, तो उसको लेकर जाहिर सी बात है कि रेगुलेटर को चिंता है और वो होनी भी चाहिए, और वही हो रहा है। तो इसको कोई नेगेटिव कॉनोटेशन इसका नहीं है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप एजुकेट कर रहे हैं, सही चीज़ बता रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया ने निभाया है लोगों को बाज़ार में जोड़ने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है, काफ़ी लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, उनका एजुकेशन हुआ है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है कि सही तरह का कंटेंट हो और सही तरह से वो दिया जाए, और जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करें। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर जो रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और रेगुलेटर्स उस तरफ भी आदमी बैठे हैं, उनको भी पता चलता है कि कौन कैसा कर रहा है। कुछ लोग ये जो बिना बात की शीट्स दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके से काम हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जेन्युइनली लॉजिक के साथ अच्छे से कोई भी चीज़ बता रहे हो, तो उसमें वो भी आपको देखिए, वो नॉर्म्स तो समझने पड़ेंगे, क्या रेगुलेशंस आ रहे हैं, धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट ही होंगे, एंड विच इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमने जितने हमारी एक्सपीरियंस है, उससे छोटी एज का बच्चा आके हमसे ज़्यादा कई बार फॉलोअर्स बना लेता है। मतलब 19 साल का, 20 साल का, 18 साल का बच्चा आके वो हो सकता है कि कुछ सिखा रहा है ऐसा, एंड ही इज़ नॉट प्रॉपरली क्वालिफाइड ऑल्सो। एटलीस्ट MBA इन फाइनेंस कोई कैटेगरी तो होनी पड़ेगी, या फिर वो CA हो, CFA हो, या हम लोग आज इतने साल से टीवी पे आ रहे हैं तो भी हम लोग कई बार उस तरीके के फॉलोअर्स नहीं बना पाते, जस्ट बिकॉज वो कुछ ना कुछ करते रहते। और आजकल अलग अलग तरीके के न्यूबीज और जेनजीज आ रहे हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर, एंड बहुत पॉजिटिव रिप्लाई मिला है कुणाल जी आपसे इस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मेरा सबसे क्वेश्चन है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कॉन्सेप्ट मार्केट में आज भी वर्क करते हैं? ये तो भाई देखिए क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट 100% ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता है। तो अगर हम होली ग्रेल ढूंढ रहे हैं कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट, देखिए क्या है, जैसे आपने कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढा, आपको एक पैटर्न पता लगा, आपने 2-4 उसके एग्जाम्पल देखे, दोनों में आपने देखा कि उसको अगर ट्रेड किया होता तो पैसा बन रहा था। तो अब आपको लगने लगता है कि बस यही जो है ये रामबाण है, इसी को इस्तेमाल करेंगे और इस पर पैसा छपता जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर ये विचार है तो पूरी तरह गलत है। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 50-55% से ज़्यादा हो। तो अगर वो खोज है कि कोई ऐसा हमें रामबाण मिल जाएगा जिसमें हमेशा पैसा बनता हो, तो ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी स्ट्रैटेजी को पूरा बनाने में लगती हैं। आपको खुद को भी तैयार होना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी भी तैयार करनी पड़ेगी। ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अगर आप कैंडलस्टिक सीख रहे हैं तो कैंडलस्टिक एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं तो वो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है। इन सबको जोड़कर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी भी कोई पूर्ण हो या हमेशा सिद्ध होती हो, ऐसा नहीं है। सारी स्ट्रैटेजीज फेल होती हैं। जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो दिस इज अ जर्नी, बट यू मस्ट लर्न। बट डोंट थिंक कि जो आप सीखा, जैसे आपने 5 मिनट किसी स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा और आपको लगता है कि बस अब मुझे जो है खजाने का रास्ता मिल गया, तो ऐसा नहीं। देखिए, आई वुड लव टू आंसर दिस। ब्रेकआउट इज अ वेरी फनी थिंग। एक दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 2 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 5 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट। और जो मैंने आपको बोला ब्रोकिंग एंड मीडिया इंडस्ट्री, वहां तो 15-15 मिनट के चार्ट देखे जा रहे हैं। तो ना ब्रेकआउट इज अ वेरी फनी थिंग। बताऊं मैं आपको, तो जितना बड़ा ब्रेकआउट आप देखोगे, जैसे लेमन का क्राइसिस हुआ 2008-9 में, जो हाइस थे, जिन्होंने उसके ऊपर ब्रेकआउट लिया मल्टी बैगर स्टॉक बन गए।
जो कोविड के हाइस के ऊपर निकले वो मल्टी बैगर स्टॉक बन गए। तो आज भी देखो मिड कैप स्मॉल कैप का कार्य शुरू हुआ था 2018 में, जो स्टॉक उसके ऊपर निकल रहे हैं वो ब्रेकआउट ले रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति चार्ट देखता है वो ब्रेकआउट हुआ तो सोचता है बस मैंने लिया तो यूं 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 भागेगा। तो एक चीज मान लो, जो चीज आपने और मैंने लिया वो यूं 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 नहीं भागेगी, वो खून पी के भागेगी, समय देना पड़ेगा। तो बड़े ब्रेकआउट्स को देखो, जैसे ट्रेंड लाइन होती है ना, इट्स अ फनी थिंग, 2 पॉइंट को जोड़ दो ट्रेंड लाइन बन गई। कोई साइंटिस्ट उस ट्रेंड लाइन को चैलेंज नहीं कर सकता। उसी तरीके से कोई भी एनालिस्ट ना 15 मिनट 30 मिनट के ब्रेकआउट्स को नकार नहीं सकता कि ब्रेकआउट नहीं है। तो बड़े ब्रेकआउट्स देखो जो चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम से निकल जाओ। छोटा टाइम फ्रेम क्यों देखता है आदमी? क्योंकि उसे छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। तो छोटा स्टॉप लॉस ना ट्रिगर होगा 10 में से 7 बार, बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 10 में से 3 बार। तो अपना एवोल्यूशन करो कि आपको क्या करना है। बाकी मैं तो इतना टेक्निकल मतलब जितने बड़े ज्ञाता मेरे साथ जो बैठे हैं उतना तो मुझे आता नहीं टेक्निकल्स। बट मैं एक और चीज़ करूँगा, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिक्स करके भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। टेक्नो फंडा जो हम लोग करते हैं आजकल, सब लोग ही करने लग गए हैं। दूसरी बात है कि रिसर्च तो 20% काम करेगा, बाकी जो हम शुरुआत में रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट इनकी जो बातें करें तो 80% है। जैसे एक्सरसाइज 20% करती है, बाकी का आपका डाइट मैनेजमेंट है। वैसे यहाँ पे तो ये ओवरऑल एक पूरा होली ग्रेल ऐसे नहीं मिलेगा कोई भी, आपको होलिस्टिकली पूरा सीखना पड़ेगा और वो एक पूरी इवॉल्व होते हो आप भी एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर। तो उस चीज़ को कैसे करना वो धीरे धीरे करते करते ही आता है। थैंक यू सो मच।